नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके सामने राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। तो मेरे मित्रों, ये बुलेटिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण औषधि है, जो मैं कई बार कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ। इसके अंदर जो न्यूज़ आती हैं उनका मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट का इनके ऊपर विशेष फोकस है, और जिन चीज़ों का गवर्नमेंट पर विशेष फोकस है वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए भी विशेष फोकस के लायक हो जाती हैं। और दोस्तों, हमने डेली बेसिस पे आपको टारगेट देना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, 4 दिन का हम टारगेट दे चुके हैं, और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप डेली बेसिस पे टारगेट को फॉलो करें। इससे ना तो आपको किसी स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई किसी स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले सब्जेक्ट को ले लो, सब्जेक्ट को ले लो, पेपरों को सॉल्व करो, ये करो। मैं आपको खुद पेपर का एनालिसिस करके उसके बाद आपको टारगेट देता हूँ और बताता हूँ आपको कि आपको वो टारगेट है या वो टॉपिक है, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट आपको कवर करने, विशेष ध्यान किन किन एस्पेक्ट पे देना है। इससे क्या होता है, एक तो आपको पुराने पेपर एनालिसिस करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम बचता है आपका। दूसरा, आपको यदि कोई स्ट्रेटजी आप मान लो 8 दिन 10 दिन फॉलो करके बोर हो गए तो वो नहीं होगे। तीसरा, आपको जो टाइम टेबल बनाने में जो टाइम जाता है आपका, बार बार टाइम टेबल बनाते रहते हैं, बिना फॉलो किए मिटा दिया, फिर से अगले दिन बना दिया। ठीक है, तो टाइम टेबल बना के कभी फॉलो नहीं होता दोस्तों, ना कभी पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है हमेशा टारगेट बना के कि ये टारगेट आज ख़त्म करना है, मतलब करना है। ठीक है दोस्तों, तो कृपा करके आप उधर जाएं टारगेट की तरफ और उस टारगेट को फॉलो करें। मेरा तो यही कहना है, अगर आप प्रीलिम्स आराम से पास करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा एक बात दोस्तों, कि आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे लेक्चर की, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों आईएएस आरएएस विद आरजे। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ दे देते हैं। इस पीडीएफ से क्या होगा, आपको लिखना नहीं पड़ता, और नहीं लिखते हो तो आपका समय बचता है। और समय समय ही तो, टाइम इज़ मनी दोस्तों। जो समय का सदुपयोग करना सीख गया, वो ये मान लो कि जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। हालांकि इतने अच्छे न्यूज़ आर्टिकल आज नहीं हैं, फिर भी सुजस का मतलब ही यही है, कुछ ना कुछ तो आपको दे के ही जाएगा, ये आपको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों देखो, पालनहार लाभार्थी संवाद हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने 5.91 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। ये किसने कहा है? ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कहा क्या है? ये कर दिया गया है, ये करेंगे तो अभी ऐसा ही है। बिल्कुल लाभ, जो राशि है उसको डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से क्या कर दिया गया है, लाभार्थियों के खाते में पहुंचा दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके अकाउंट में कितने रुपए पहुंचाए, कितने लोगों के में पहुंचाए, लाभार्थी संवाद किया, क्या किया। हमारे में ये है कि देखो, पालनहार लाभार्थियों से संवाद हुआ है। किससे? पालनहार लाभार्थियों से संवाद हुआ है। तो हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपकी पालनहार योजना। कौन सी? पालनहार योजना। तो हम पालनहार योजना को पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी अपने लिए ये पूरा कचरा हो जाएगी चीज़ें, फिर अपने लिए ये कोई चीज़ मतलब की नहीं रहेगी। ठीक है, चलो तो दोस्तों अपन चलते अपने एग्जाम ओरिएंटेशन वाली चीज़ पे। तो मेरे मित्रों, पालनहार योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर, मतलब गवर्नमेंट चाहती तो एक संस्था बना देती थी, उस संस्था को बोल देती भैया आप अनाथ बच्चों का पालन पोषण करो, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दो, उनको संस्थागत। तो इस तरह की चीज़ों पर ध्यान ना देकर क्या किया उन्होंने, समाज के भीतर ही कोई ऐसे व्यक्ति को आप चुनो जिसका कि अनाथ बच्चों से या ज़रूरतमंद बच्चों से कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, इससे क्या होगा, उनको एक ममत्व वाले, एक अपनेपन के परिवेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण मिलेगा, और ऐसा होने से उसका चहुमुखी विकास संभव हो पाएगा। यदि किसी संस्था के माध्यम से देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनेपन का जो अभाव होता है उसको महसूस करता है, और जब किसी अपने परिचित रिश्तेदार को दी जाएगी, अपने परिचित इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना भारतवर्ष में अनूठी पहल है। मतलब अनूठी का मतलब राजस्थान सरकार ने कई काम ऐसे किए हैं जो पहले भारतवर्ष में कभी नहीं हुए थे। ठीक है, योजना के लिए पात्रता क्या रहेगी? तो दोस्तों, वैसे ये जो योजना है ना, वो अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन कालांतर में इसमें समय समय पर बहुत सारी और बच्चों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और किन किन बच्चों को जोड़ा है, उनकी क्या क्या पात्रता है, उनको देख लेते हैं। तो उसके अंदर अनाथ बच्चे आते हैं सभी,
किसी भी कैटेगरी का कोई भी बच्चा है, अनाथ बच्चा, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान आती है इसके अंतर्गत। निराश्रित पेंशन पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानों को लिया जाता है, ठीक है। अब भैया किसी की 12 संतान है, 14 संतान है, तो उसका गवर्नमेंट क्या करे। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतान है। पुनर्विवाह विधवा माता की संतान, मतलब ऐसी माता जो विधवा हो गई, उसका पुनर्विवाह हो गया, उसके बच्चे का लालन पालन, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका कोई एक पालनहार चुना, और पालनहार जो इच्छुक खुद है, भाई मैं पालनहार हूँ इसका, ठीक है, तो उसके माध्यम से बच्चे को स्वास्थ्य, शिक्षा, पालन पोषण किया जा रहा है। एड्स से पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, सिलिकोसिस रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान, पालनहार परिवार की आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ है, ऐसा नहीं हो आप बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हो फिर भी आप पालनहार योजना का लाभ ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है। पालनहार परिवार की जो आय है वो 1.20 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है पालनहार सिर्फ पैसे ही पैसे ले रहा है, पालनहार बाकी सारी अपनी जिम्मेदारियां भूल गया। उसको 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, और 6 वर्ष की आयु में उसको स्कूल भेजना होगा, स्कूल के अंदर एडमिशन उसका करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। प्रत्येक अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त, ठीक है, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त मतलब जो बच्चे अनाथ नहीं हुए हैं, बाकी अनाथ के अतिरिक्त दूसरी श्रेणियों में आते हैं, ऐसे बच्चों को पालनहार परिवार को 6 वर्ष की आयु तक बच्चे को क्या होगा, 500 रुपये के स्थान पर अब 750 रुपये कर दिए। पहले 500 रुपये देते थे, लेकिन अभी हाल ही की घोषणा में 1 जुलाई हाल ही की घोषणा में क्या है, 1 जुलाई 2030 से ही अब इनको 750 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और स्कूल में प्रवेश करने वाले जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, ऐसा नहीं है 18 वर्ष से ऊपर वालों को दे, 18 वर्ष तक मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु के हैं उनको 500 के स्थान पर 750 रुपये, ठीक है। और 6 से 18 वर्ष के हैं उनको 1000 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये की प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 2000 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और अनाथ श्रेणी के अंतर्गत वो अनाथ के अतिरिक्त श्रेणियाँ थी जिनको 500 के स्थान पर 750, 1000 के स्थान पर 1500 जो दिए गए हैं, ठीक है। और अभी क्या है, अनाथ श्रेणी में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, ठीक है। पालनहार परिवार को मुक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में जो संबंधित विकास अधिकारी, वीडियो का आपने एग्जाम दिया होगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो ये संबंधित विकास अधिकारी वही हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये इनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जो आवेदन है जो अनुदान है वो इनके द्वारा ही प्रदान, अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जाता है, और जो आवेदन है वो कौन स्वीकार करता है, तो शहरी क्षेत्रों में विभागीय जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो संबंधित विकास अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पालनहार योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। अब लाभार्थी से संवाद करो, गहलोत जी चाहे आप कुछ भी करो, हमने एग्जाम के लिए अपनी पालनहार योजना को तैयार कर लिया है, ठीक। हमारा इतना सा ही काम था जो हमने कर लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो अगला वही है आपका महंगाई राहत शिविर। देखो आप लोगों ने कहा था कि सर महंगाई राहत शिविर जो है वो 30 जून तक चलेगा, उसके बाद महंगाई राहत से हमें राहत मिल जाएगी। लेकिन गहलोत जी ने क्या कर दिया कि जिला और पंचायत समिति मुख्यालय पर एक एक स्थायी कैंप जारी रहेंगे, बाकी जो और लगते थे वो ख़त्म, लेकिन जिला और पंचायत समिति मुख्यालय पर एक एक स्थायी कैंप जारी रहेगा। मतलब महंगाई से तो लोगों को राहत मिले ना मिले, लेकिन हमें इस महंगाई राहत शिविर से राहत फिलहाल नहीं मिलनी है। अपन लोगों को महंगाई राहत शिविर को झेलना ही झेलना है जब तक, ठीक है। बाकी अपन नहीं पढ़ेंगे, जरूरी थोड़ी इसको पढ़ना, अपन एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ निकालेंगे। देखो 177 करोड़ परिवारों को महंगाई, क्या मतलब इस फोटो का, चलो ठीक है, इलेक्शन नहीं होगा जब तक ये चलता ही रहेगा, मुझे पता है, ठीक है। देखो एक है दोस्तों, गांव से शहर तक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है, लेकिन इसके अंदर आपके एग्जाम के लिए कोई भी चीज़ जरूरी नहीं थी, कोई भी चीज़ जरूरी। एक ये है जोधपुर के
इधर देखो, जोधपुर ग्राम टीकमगढ़ में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। केंद्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रसर्जन होगा। ये अपने मतलब की नहीं है। देखो इधर वरिष्ठ नागरिक के हैं, वो तीर्थ यात्रा का आनंद उठा रहे हैं, ये भी नहीं है। आज का जो पेपर है उसके अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आई है आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के साथ में। केवल 2 ही न्यूज़ है, जिनमें से अपन एक पढ़ चुके हैं और एक और करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो डूंगरपुर के सबला में नया राजकीय महाविद्यालय खुल रहा है। इसका कोई मतलब नहीं आपके एग्जाम के लिए। रोजदा के श्री गोपाल जी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान सकते हो। वैसे तो मेरे हिसाब से इसको भी नहीं पूछने वाला है, क्योंकि श्री गोपाल जी मंदिर उतना फेमस नहीं है। पंचायत समिति जालसू के रोजदा स्थित श्री गोपाल जी मंदिर परिसर का विकास कार्य हो रहा है। 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट, एग्जाम के लिए मत पढ़ना इस चीज़ को। ठीक है, भरतपुर बीकानेर में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बनेंगे। ये क्या है, भरतपुर और बीकानेर के अंदर मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बनेंगे। खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं इंडोर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ये आपके एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए आप रख लो। कभी खेल से संबंधित अगर मेंस का कोई प्रश्न बनता है तो वहाँ पर एग्जाम्पल दे देना। अगर होता तो मैं इसको हाईलाइट करके आपको ज़रूर बताता। एक इधर देखिए, आपको अब सबसे नीचे आ गए अपन लोग, यहाँ पर है। पहली बात तो ये है, इस फोटो को आप देख लो कि सैटरडे को, ठीक है, अब क्या होगा, अब हर शनिवार प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में मनाया जाएगा नो बैग डे। तो आपसे पूछ लेगा नो बैग डे जो है वो कब मनाया जाता है, कौन से दिवस पर रखा जाता है, तो वो शनिवार को रखा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे बैग लेके नहीं जाते स्कूल के अंदर, तो इसके अंदर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती हैं, दूसरी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, और खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इस दिन इस तरह से इनका दूसरी तरह का डेवलपमेंट रखा जाता है, इससे बच्चों को आकर्षित किया जा सके स्कूलों की तरफ के। वहाँ तो सारे के सारे टीचर मिलके हमें खेल खिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आकर्षित करने के लिए स्कूल में एडमिशन बड़े बच्चों का, इसीलिए क्या किया है, नो बैग डे रखा है हर शनिवार को राजकीय विद्यालयों के अंदर गवर्नमेंट ने। ठीक, अब देखो वन विभाग की नर्सरियों में पौधे ऑनलाइन खरीदें। ठीक, देखो दोस्तों, यहाँ पर है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम। कौन सा, इस पूरी की पूरी न्यूज के अंदर बस एक ही टर्म इंपॉर्टेंट थी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम। तो ये वाला जो कार्यक्रम है वो क्या है, अपने लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो अपन उस चीज को ही करेंगे मित्रों। ठीक है, तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया कार्यक्रम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TOFI। ठीक है, TOFI। ओके, क्या नाम है बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म में, तो TOFA होगा, आई नहीं होगा। आई मैं गलत लिख गया था उस जगह, वो मैंने करेक्शन कर दिया है तुरंत से। ठीक है, तो इसका संचालन कौन कौन कर रहा है, तो राजस्थान सरकार का वन विभाग और US एजेंसी फॉर डेवलपमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मतलब US की एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स की। तो कौन सा मतलब देश इसके अंदर शामिल है, तो US शामिल है। ठीक है, महत्व क्या है इसका, तो इस कार्यक्रम का, तो TOFA राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाएगा। कृषि और कृषि प्रणालियां हैं उनकी लचीलेपन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी का मतलब होता है कृषि के साथ साथ वन क्षेत्र का विकास। ठीक है, इसका उपयोग करेगा। वन क्षेत्रों के बाहर हम वन क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर हम मतलब जो वन है उनका विकास कर रहे हैं इसके अंदर। साथ ही राजस्थानी किसानों की आय में भी वृद्धि करेगा। देखो, जब वृक्ष लगाएंगे तो जलवायु परिवर्तन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। कार्बन का कंजप्शन क्या होगा, पेड़ बढ़ा लेंगे तो कार्बन स्टोरेज बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा मित्रों कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी समस्या से कहीं ना कहीं पर उसको प्रभाव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी जलवायु के अंदर। जो बरसात कभी भी हो रही है वो नहीं होगी, समय पर होगी। तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, वृक्ष आधारित उद्यम, कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा भी मिलेगा। ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है मित्रों, जैसे कि मान लो अपन हर साल 5 टन कार्बन का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और यही अपनी लिमिट है कि आप 5 टन से ज़्यादा करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अपन ने मान लो 3 टन वार्षिक उत्पादन किया कार्बन का। उत्पादन का मतलब ये है कि हमने जब कोई गैस जलाई, पेट्रोल जलाई, डीजल जलाई, तो हमने 5 की जगह पर 3 टन कार्बन ही निकाला, उत्पादन किया। तो जो बाकी 2 टन बचा उसको हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। किसको बेच सकते हैं, जो देश 5 की जगह पर 7 टन कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, तो उसको 2 टन हम कार्बन बेच देंगे। वो क्या करेगा, हमें पैसे दे देगा। इससे क्या होगा, वो फाइन से बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र इसका लाभ उठा पाएगा, जिससे क्या होगा, नौकरियां भी पैदा होंगी और आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है मेरे मित्रों, अब आपको पता लग गया कि हम लोग फॉरेस्ट एरिया के बाहर फॉरेस्ट एरिया क्यों बनाना चाहते हैं। मतलब जो वन क्षेत्र हैं, अभी फिलहाल में जंगल हैं, उनसे बाहर भी हम कई तरह के वन क्षेत्र विकसित
क्यों करने की दिशा में क्यों कदम उठा रहे हैं वो आपको पता लग गया होगा। तो मेरे मित्रों, यहाँ से आपको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। थोड़ी क्या, इतनी ही जानकारी थी जो आपको मिल गई होगी। आपके प्रीलिम्स में यहीं से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और मेंस के अंदर इसको नहीं पूछेंगे, और पूछा भी तो 2 अंकों से ज़्यादा इसकी औकात है नहीं, ठीक है मेरे मित्रों। तो आज सिर्फ 2 न्यूज़ थी, एक नो बैग था, उसके अलावा कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने पूरा पेपर आपको हेडलाइन सहित पढ़वा दिया है, जिससे कि आपको भी ये टेंशन ना रहे कि सर बहुत कम करवाए, ये करवाए वो करवाए। जितना आएगा मैं उतना करवाता जाऊंगा, और ये जो है राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। राजस्थान के करंट अफेयर के लिए सोचा आपका बहुत सफिशियंट है। जो भी राजस्थान से संबंधित खिलाड़ी विलाड़ी भी होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। सचिन तवरकर, कल आपने नाम सुना कबड्डी टीम के, ठीक है। और अपने जो भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा जी हैं वो गोल्ड लेके आए, तो कौन सी जगह पर प्रतियोगिता होती है वो भी गहलोत जी ने बता दी। तो इस तरह से क्या है, चीज़ें आपके पास आती रहती हैं। जिन चीज़ों को राज्य इंपॉर्टेंट समझता है वो न्यूज़ इसके अंदर दे दी जाती हैं। तो मित्रों, यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।